नमस्कार दोस्तों। आज इस बात की अच्छी संभावना है कि आप मेक्सिको सिटी में संग्रहालयों का दौरा करेंगे, जिसमें शहर के केंद्र में टेम्प्लो मेयर म्यूजियम और चैपल टेपेक पार्क में मानव विज्ञान के राष्ट्रीय संग्रहालय शामिल है। दोनों में से कोई भी निश्चित रूप से आपको आश्चर्यजनक रूप से निर्मित वस्तुओं के एक वर्गीकरण के साथ अचंभित करेगा, जिसे हम आमतौर पर कलाकृतियों के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसमें सहलोसल पत्थर की मूर्तियां और खोल मोजाइक से लेकर संपदित पंडित चित्रित मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियां तक शामिल हैं। एस्टेक कला दोनों म्यूजियम का फोकस है। एंथ्रोपोलॉजी संग्रहालय में मुख्य गैलरी एस्टेक कला से भरी हुई है, जितना कि एस्टेक टेम्प्लो मेयर में खुदाई से ऑन-साइट संग्रहालय भरता है। एस्टेक कई स्वदेशी लोगों में से एक थे जिन्होंने बनाया था मेसो अमेरिका, लेकिन वे उन जनजातियों में से थे जो अमेरिकाज में आने के बाद सबसे पहले यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए। एस्टेक कलाकारों की योग्यता और मौलिकता को नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या टेम्प्लो मेयर म्यूजियम जैसे संग्रहों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। लैटिन अमेरिका के कई वर्गों की खोज करने के बाद जर्मन साहसी और विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हेम्ब्लॉट 1803 में मैक्सिको में उतरे। मैक्सिको सिटी में उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया, उससे प्रेरित होकर मैक्सिको के स्वदेशी अतीत से प्रभावित हुए। उन्होंने एस्टेक द्वारा बनाई गई मूर्तियों का वर्णन किया और उनके बारे में लिखा। उन्होंने दुर्जेय मेसो अमेरिकन लोगों का उल्लेख किया, जिन्होंने मैक्सिको में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और जिन्होंने पहली बार 1519 में स्पेनियों का सामना 1810 में एस्टेक के रूप में किया था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध देश अस्टलान के नहुआ शब्द लिया और इसे संशोधित किया एस्टेक नाम से। इस शब्द को कुछ दशकों बाद इतिहासकार विलियम एच प्रेस्कॉट द्वारा प्रसिद्ध किया गया था और आज भी यह उपयोग में है। लेकिन एस्टेक के अपने नाम क्या थे? मेक्सिको अपने लिए उनका अपना नाम था। टेनोचका मेक्सिका उनकी राजधानी शहर टेनोच्टिटलान के निवासी थे। नहुआ, जो नहुआतल बोलते थे, एक बड़ा जातीय समूह था जिसमें मेक्सिको शामिल था। इस भाषा के आदी नहीं है। आप कुछ नाहुतल शब्दों से परिचित हो सकते हैं: चॉकलेट, चिपोटल, कोयोट, टमाटर और एवाकाडो। यहाँ तक कि मेक्सिको शब्द मेक्सिका से निकला है और 1821 में स्पेन से आज़ादी के बाद मैक्सिकन लोगों के बाद इसका इस्तेमाल किया गया था। अजटलान से मेक्सिको के लोगों का प्रवासन, जो या तो उत्तरी मेक्सिको या दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है, कई कहानियों में वर्णित किया गया है। ह्युट्ज़िलोपोchtli के प्रोत्साहन पर मेक्सिका ने यात्रा करने के लिए चिकोमोज़टॉक को छोड़ दिया और एक नया समझौता पाया। प्रवासन को प्रारंभिक उपनिवेशिक पुस्तकों में दर्शाया गया है, जैसे कि कोडेक्स बोटुरिनी, जहां पैरों के निशान पूर्वजों द्वारा लिए गए पथ का पता लगाते हैं। यहाँ तक कि ह्युट्ज़िलोपोchtli, जिन्होंने पलायन में एक भूमिका निभाई थी, को इस विशिष्ट कोडेक्स में चित्रित किया गया है, जो प्रवास करने वाले लोगों में से एक की पीठ पर ले जाया जा रहा है। मेक्सिको को ह्युट्ज़िलोपोchtli द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह एक संकेत की खोज करे, एक कैक्टस पर बैठा एक चील, जो इंगित करेगा कि कहाँ निवास करना है। वे अपनी यात्रा के बाद मेक्सिको की घाटी में पहुंचे। क्योंकि वे विदेशी थे जो शुरू में लेक टेक्सकोको के पास रहने वाले अन्य लोगों के लिए भाड़े के सैनिक के रूप में सेवा करते थे, उन्हें अन्य समूहों द्वारा व्यापक रूप से तिरस्कृत किया गया था, जो सोचते थे कि मेक्सिका असभ्य या अपरिष्कृत है। मेक्सिका पौराणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार उन्होंने अंततः झील टेक्सकोको के बीच में एक द्वीप पर वर्ष 1325 में संकेत देखा। उन्होंने वहां तिनोच्टिटलान की स्थापना की, जो उनके देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रहा था। शहर को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए काजवे का निर्माण किया गया, जिससे शहर में आने जाने की सुविधा में सुधार हुआ। आप आज भी मैक्सिकन झंडे में इस उत्पत्ति के मिथक को देख सकते हैं। चील को एक कैक्टस पर चित्रित किया गया और ध्वज के केंद्र में पत्थर और पानी के लिए एक ग्लिफ पर खड़ा है। ट्रिपल अलायंस बनाने के लिए टेक्सकोको और त्लातकोपन के साथ सेना में शामिल हो गए, क्योंकि उनके शहर का विस्तार हुआ और वे मेक्सिको की घाटी में प्रमुखता से बढ़े। दरअसल हम जब एस्टेक के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब उन व्यक्तियों से होता है जिन्होंने इस गठबंधन को बनाया था। एस्टेक साम्राज्य में लड़ाइयां अक्सर होती थी। मूल रूप से दो अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां थी: फूलदार युद्ध, जिसमें युद्ध की एक अधिक अनुष्ठानिक शैली शामिल थी, और युद्ध जो बड़े पैमाने पर विजय और साम्राज्य के विकास पर केंद्रित थे। फूलों की लड़ाइयों के कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि योद्धाओं को शिक्षित करना, लोगों को बलिदान करने के लिए पकड़ना या विरोधियों को कमजोर करना। अपनी मजबूत सेना के साथ ट्रिपल अलायंस ने मेसो अमेरिका के कई निवासियों को उखाड़ फेंका। 16वीं शताब्दी के मध्य के कोडेक्स मेंडोजा में अलायंस शासित लोगों से श्रद्धांजलि एकत्र करने का एक रिकॉर्ड है। श्रद्धांजलि सूची के अनुसार मेक्सिको नियंत्रित लोगों ने वस्त्र, ग्रीन स्टोन या जेड और पक्षी के पंख टिनोच्टिटलान को वापस भेज दिए। सशस्त्र टकराव अक्सर होते थे क्योंकि एस्टेक शासन के खिलाफ विद्रोह अक्सर होते थे। 1519 में जब हर्नान कॉर्टेक्स ने टिनोच्टिटलान में अपनी सेना का नेतृत्व किया तो इनमें से कई विजित लोग, या यहाँ तक कि वे जो स्वतंत्रता बनाए रखने में कामयाब रहे लेकिन फिर भी एस्टेक का तिरस्कार करते थे, उनके साथ शामिल हो गए। मेक्सिको के लोगों के प्रमुख वक्ता को हुइटलाटोनी के रूप में जाना जाता था।
टेनोच्टिट्लान पर 11 अलग अलग क्लाटोइनी का शासन था। 1375 में अकामा पिछली से 1525 में काउटेमोक तक हुई ट्लाटोइनी सैनिकों के प्रबंधन, महत्वपूर्ण संस्कारों में भाग लेने और शहर के संरक्षण के प्रभारी थे। वे बड़े भव्य महलों में रहते थे। मोटेई जोमा टू जोकोयोट्जिन के महल में बगीचा, एक चिड़ियाघर और यहाँ तक कि एक एवेरी के अलावा आवास, सभाओं और भंडारण के लिए क्षेत्र शामिल थे। कहा जाता है कि उपनिवेशक फ्लोरेंटाइन कोडेक्स के अनुसार चिड़ियाघर में ओसेलोटस, भालू, पहाड़ी शेर और पहाड़ी बिल्लियां, चील और विभिन्न पक्षी हैं। पवित्र परिसर, जिसे ब्रह्मांड की धुरी मुंडी या नाभि का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया था, राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था और शाही महलों से घिरा हुआ था। 1 लाख से अधिक निवासियों के साथ एक साम्राज्य को बनाए रखना टेनोच्टिट्लान एक संपन्न शहर था। यह देखते हुए कि बस्ती अल-एके में एक द्वीप पर थी, भोजन और पानी प्रमुख चिंताएं थी। एज़टेक साम्राज्य के लिए भोजन चिनम्पास या फ्लोटिंग गार्डन द्वारा प्रदान किया गया था। वे कृषि योग्य द्वीपों से बने थे जिन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। बीन्स, स्क्वैश और मक्का आम खाद्य पदार्थ थे। कुछ मामलों में चिनम्पास का उपयोग केवल फूल उगाने के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं कि एक्स ओचिमिल्को में चिनम्पास अब कैसा दिखता है, जहां के निवासी अभी भी तैरते बगीचों के बीच नहरों को पार कर रहे हैं। बड़े एक्वाडक्ट्स द्वारा राजधानी को ताजा पानी की आपूर्ति की जाती थी। व्हीटलाटोनी ने बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग की इन पहलों का समर्थन किया क्योंकि वे उसके लोगों के अस्तित्व के लिए आवश्यक थे। एज़टेक चित्रकारों ने विभिन्न प्रकार के मीडिया में काम किया, जिनमें कोडिस, फेदर वर्क, मोजाइक और विशाल पत्थर, टेराकोटा और भित्ति मूर्तियां शामिल है। पत्थर की नक्काशी के ज्ञान और प्रतिभा को कोटिलिक्यू जैसी मूर्तियों में प्रदर्शित किया गया है। मूर्तिकला एक ही पत्थर से उकेरी गई थी और जीवन से बड़ी है। उसकी स्कर्ट बनाने वाले सांपों में ऐसे पैटर्न होते हैं जो वास्तविक सांपों की त्वचा के समान होते हैं। सामान्य तौर पर एज़टेक कला की विशेषता प्राकृतिक तत्वों के साथ अधिक अमूर्त तत्वों के सम्मिश्रण से होती है। पुरानी संस्कृतियों की कला ने एज़टेक की रुचि को भी जगाया, जो कलाकृतियों को प्रसाद के रूप में दफनाने के लिए टेनोच्टिट्लान में वापस ले जाते थे। उदाहरण के लिए टेम्प्लो मेयर में हमें ओल्मेक मुखौटे मिलते हैं जो 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं और प्रमुख एज़टेक मंदिर में अनुष्ठान प्रसाद में पुनः दफन कर दिए गए थे। कुछ एज़टेक कलाकृति उद्देश्यपूर्ण रूप से पुराने, अधिक पुरातन टियोतिहुआकन की तरह की कला के समान बनाई गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।